अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी दश्ते वहशत एपिसोड 3। मेलिना अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंची तो उसने महसूस किया कि अंदर कोई मौजूद है। वो एकदम होशियार हो गई। अंदर रोशनी हो रही थी और इस रोशनी में उसने समीता को देखा जो एक कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मेलिना ने दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखा, फिर एक कदम आगे बढ़कर बोली, हेलो। तुम्हें मेरी आमद यकीनन बुरी लगी होगी, लेकिन सिर्फ दोस्ती के जज्बे के तहत आ गई थी। अगर तुम जाग ना रही होती तो। नहीं समीता, कोई बात नहीं है, आराम से बैठो। मुझे तुम्हारे आने से कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने घड़ी की तरफ इसलिए देखा है कि तुम अभी तक जाग रही हो। शुक्रिया, बस तुम्हारे पास आने को दिल चाह रहा था, तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। मुबारकबाद? हाँ, तुम जीत गई। अब मैं तुम्हें अक्सर उसके साथ देखती हूँ, समीता ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हसरत नुमाया थी। मेलिना गहरी सांस लेकर मसहरी पर बैठ गई, फिर बोली, कॉफी पीने को दिल चाह रहा है, लेकिन अफसोस मुमकिन नहीं है। वैसे समीता, मैं झूठी नहीं हूं और बिला वजह शेखी मारने की आदत भी नहीं। मुझे अभी कोई नुमाया कामयाबी नहीं हुई है। वो एक उलझा हुआ नौजवान है, ख्वामखा गुलामी के एहसास का शिकार। हालांकि अंकल भगत राय उसकी बहुत इज्जत करते हैं। ये सच तुम्हारी अच्छी शख्सियत का मंजर है, समीता ने मुतासिर लहजे में कहा। ताहम मैं कोशिश कर रही हूं। मुझे यकीन है तुम कामयाब हो जाओगी। अभी बहुत वक्त पड़ा है। देर तक दोनों बातें करती रही, फिर समीता ने इजाजत मांग ली। जॉन क्रिस्टोफर इन लोगों का पुराना साथी था। वो कितना बुरा और कितना अच्छा था, भगत राय और जगत चौहान अच्छी तरह जानते थे, लेकिन शेरॉक की शख्सियत उनके लिए कतई नाकाबिले एतबार थी। हालांकि अब वो जॉन क्रिस्टोफर की बीवी थी और जॉन उससे मुफाहमत रखता था, लेकिन खुद जॉन ने उसके बारे में जो कुछ बताया था वो उसकी शख्सियत से मुनहरिफ करने के लिए काफी था। शेरॉक वैसे भी पुरस्कार शख्सियत की मालिक थी। इस वक्त वो जिस मशकूक अंदाज में उस कमरे में दाखिल हुई थी, उसने भगत राय को शक में मुब्तला कर दिया। ये एक ऐसा कमरा था जिसमें अलमारियां ही अलमारियां भरी हुई थीं। ये बहुत बड़ा कमरा था और एल शेप में था। शेरॉक ने अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखा, फिर जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। भगत राय जो इस कमरे के छुपे गोशे में था हैरान हो गया। फिर उसे तजस्सुस हुआ तो उसने जल्दी से एक बड़ी अलमारी में दाखिल होकर उसका दरवाजा बंद कर लिया। बस हल्की सी झिर्री रहने दी जिससे हवा और बाहर की आवाज सुनाई देती रहे। उसने बर वक्त और फुर्ती से यह काम किया था, क्योंकि इस वक्त शेरॉक ने उधर झांका था। भगत राय की समझ में नहीं आया कि वो इस कमरे में क्या तलाश करने आई है। उस वक्त कुछ नामानूस सी आवाजें उभरी और फिर शेरॉक की आवाज सुनाई दी, हेलो हेलो, सीगान कॉलिंग ओवर, हेलो सीगान कॉलिंग ओवर। यह अंदाज किसी ट्रांसमीटर पर बात करने का सा था। जो मानूस आवाजें सुनाई दी थी उनका राज भी खुल गया था। ये ट्रांसमीटर ऑन होने की आवाजें थीं। ये बात मजीद हैरानकुन थी, क्योंकि मोबाइल फोन की मौजूदगी में अब ये ट्रांसमीटर टाइप की चीजें बेकार हो गई थीं। हाँ, ये ऐसी जगहों पर कारआमद होते थे जहां बूस्टर वगैरह नहीं होते और मोबाइल सिग्नल नहीं आते। खास तौर से दूर दराज पहाड़ी इलाकों में यही कारआमद होती हैं। इसलिए किसी ट्रांसमीटर का शेरॉक के पास होना हैरानकुन नहीं था। अलबत्ता उसका अंदाज काफी पुरस्कार था। भगत राय ने अलमारी का खला चौड़ा कर लिया और थोड़ी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल कर दी। शेरॉक की आवाज उभरी, कुत्ते के बच्चों कहाँ मर गए थे? हम सख्त जख्मी हो गए हैं मादाम, आवाज उभरी। हमने उस पर तो काबू पा लिया था मादाम, लेकिन ना जाने कहां से एक लड़की आ गई। वो कराटे मास्टर थी और बहुत ही शानदार फाइटर थी। हम उससे मार खा गए, दूसरी आवाज उभरी। लानत है तुम पर, तुम सब गए थे? जी मादाम। डूब कर मर जाओ बगैर तो इसका मतलब है कि तुम बहुत नकम्मे और नाकारा हो, मेरे काम नहीं आ सकते। हमसे गोलियां चलवा ले मादाम, एक भी निशाना खाली नहीं जाएगा। जूडो कराटे में हम इतने माहिर नहीं, आवाज आई। शेरॉक कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, लड़की का हुलिया बताओगे? शक्ल देखी थी तुमने उसकी? रात में ठीक से तो नहीं देख सके, लेकिन थोड़ा बहुत हुलिया बताते हैं। वो मेलिना के बारे में बताने लगे और जो ही बताने वाला चुप हुआ, शेरॉक ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। कुछ लम्हे तवक्कुफ के बाद उसने दोबारा ट्रांसमीटर ऑन किया। इस बार देर तक ट्रांसमीटर से आवाजें उभरती रहीं। फिर एक भारी आवाज आई, हाँ शेरॉक, तुम खैरियत से हो? कहाँ से बात कर रही हो? अभी हिंदुस्तान में ही हूँ। कब तक रवानगी है? अभी देर लगेगी गुरुजी। वो काम हो गया, लड़का मारा गया? नहीं गुरुजी, वही बताने के लिए मैंने आपको तकलीफ दी है। वो सारे के सारे बिल्कुल निकम्मे निकले। आपको जॉन क्रिस्टोफर की बेटी मेलिना के बारे में मालूम है? हाँ, क्यों नहीं। तुम्ही ने उस लड़की को सालार के पीछे लगाया था, जैसा कि तुमने बताया। जी गुरुजी, वो ब्लैक बेल्ट है। काम थोड़ा सा मुझसे खराब हुआ। लड़की कुछ ज्यादा ही उसमें उलझ गई। उसने आपके आदमियों को मारा और वह जख्मी होकर भाग गई। सालार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भगत राय का सांस रुक गया। वो जो कुछ सुन रहा था नाकाबिल यकीन था। दूसरी तरफ से वही गुर्राती हुई आवाज दोबारा उभरी, नहीं शेरॉक, ये गलत है।
मैं तुम्हें बता चुका हूं कि उस लड़के की जिंदगी तुम्हारी मौत है। उसे हर हालत में खत्म होना चाहिए, वरना इस बात के भी खतरात हैं कि कहीं तुम पर यह मुहिम बेमकसद ना हो जाए। नहीं गुरुजी, ऐसा ना कहें। जिस तरह भी बन पड़े सालार को खत्म कर दो, इसमें तुम्हारी कामयाबी है। गुरुजी, मेरा ग्रुप आगे रवाना हो चुका है, वरना मुझे आपको तकलीफ देने की जरूरत पेश ना आती। उन लोगों से राब्ता रखो, काम के लोग हैं और फिक्र न करो। अगर मुहिम का आगाज भी हो जाता है तब भी रास्ते में तुम उस ग्रुप के जरिए सालार को खत्म कर सकती हो। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि उसकी मौत ही तुम्हारी जिंदगी है, वरना कदम कदम पर तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बात वाकई कुछ गलत हुई है गुरुजी। वो लड़की जिसे मैंने अपने काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, इस कदर आगे की चीज निकलेगी मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। ये बात तो मुझे मालूम थी कि वो ब्लैक बेल्ट है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि वो इस तरह 6 फाइटरों को संभाल सकती है। बहरहाल मैं देखूंगी। हम बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं हैं, रास्ते में यकीनन कहीं ना कहीं काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन यह बहुत जरूरी है, सूरत हाल को संभाले रखो। बस थोड़ी सी गलती हो गई है। मैंने तो ये सोचा था कि मेलिना को अपनी मुट्ठी में रखकर सालार को कब्जे में कर लूंगी, मगर वो तो सालार की जिंदगी बचाने का बायस बन गई। अब तुम्हें नया रास्ता इख्तियार करना होगा। मैं करूंगी गुरुजी, जरा भी परेशान नहीं हूं, लेकिन आपको सूरत हाल की इत्तला देना जरूरी थी। और कोई खास बात नहीं गुरुजी, ओवर एंड ऑल, शाहरुख ने कहा और इसके बाद ट्रांसमीटर का सिलसिला मुनकता कर दिया। भगत राय का पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। अव्वल तो वो एक अलमारी में बंद थे, दोएम इस गुफ्तगू ने उनके दिमाग की चूलें हिला दी थीं। ये क्या हो रहा है, वो दिल ही दिल में सोच रहे थे। शाहरुख के कदमों की आवाजें सुनाई दी और इसके बाद वो कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन भगत राय फिर भी एहतियातन कुछ देर अपनी जगह रुके रहे। फिर जब कोई आहट, कोई आवाज ना सुनाई दी तो वो बाहर निकल आए। सर बुरी तरह से चकरा रहा था, पांव लड़खड़ा रहे थे। बमुश्किल तमाम वो अपने कमरे में पहुंचे और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके मुसहरी पर लेट गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली थीं और अब शाहरुख की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज उनके कानों से टकरा रहा था। वो ट्रांसमीटर पर किसी गुरुजी से बात कर रहे थे। ये गुरुजी कौन था कुछ नहीं मालूम, लेकिन उससे होने वाली गुफ्तगू, क्या सालार पर कोई हमला हुआ है और मेलिना ने उसको बचाने के लिए जंग लड़ी है, ये भी अनोखी बात थी। इसके अलावा शाहरुख ने यह एतराफ किया था कि उसने मेलिना को सालार को फांसने के लिए इस्तेमाल किया है। मेलिना जॉन क्रिस्टोफर की बेटी है। ये सारी चीजें ऐसी गुडमुड हो रही थी कि भगत राय को अपने दिमाग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा साथी महावीर जगत चौहान ही था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद वो अपनी जगह से उठा, बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया, गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की और इसके बाद जगत चौहान के कमरे की जानिब चल पड़ा। जगत इत्तेफाक से उस वक्त बिल्कुल तन्हा था और किसी सोच में गुम। भगत राय को देखकर उसने कहा, हाँ भगत राय, सुनाओ, कोई आखिरी फैसला हुआ? मेरा ख्याल है हम काफी आराम कर चुके हैं, अब निकल जाना चाहिए। यार मैं सनसनी का शिकार हूं, परेशान तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक किसी मुहिम में लातादाद मुश्किलात का सामना ना हो मजा ही नहीं आता। क्या हो गया, बताओ तो सही, जगत चौहान ने दिलचस्पी से कहा और भगत राय उसे शाहरुख के बारे में पूरी तफसील सुनाने लगा। जगत चौहान का मुंह भी हैरत से खुले का खुला रह गया। दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। भगत राय कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें जॉन क्रिस्टोफर से बात करनी चाहिए। ऐसी सूरत में तो ये औरत हमारे लिए बहुत ही भयानक साबित होगी। उसने अपने किसी ग्रुप की बात भी की है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, एक तरफ तो वो सालार को अपना बेटा कहकर रोती है और दूसरी तरफ ये सब कुछ, ये क्या है? वो इंतहाई शातिर औरत है, जो कुछ कह रही है उस पर यकीन मत करो। और दूसरी बात मैं तुमसे ये कहूं कि जॉन क्रिस्टोफर को ये सब कुछ बताना मुनासिब नहीं होगा। वो पहले ही उसकी ट्रांस में है। उसने शाहरुख के ट्रांस में आकर ही उससे शादी की है। अगर हम उस पर एतमाद का इजहार करें तो इंतहाई हमाकत होगी, क्योंकि वो खुद भी शाहरुख के ट्रांस में आकर सालार पर हमला कर सकता है। मगर ये कमबख्त औरत आखिर है क्या भला, और वो ट्रांसमीटर पर किससे बात कर रही थी? मेरे जहन में एक बात आई है, उस बात को जहन में रखो। जॉन क्रिस्टोफर ने बताया था कि उसका कोई उस्ताद है जो स्पेन में है और उसे जादुई इल्म सिखा रहा है। ये कोई लंबा ही चक्कर मालूम होता है। तो फिर क्या किया जाए? कुछ नहीं यार, क्या ख्याल है? क्या हम इन हमाकतों का शिकार होकर इस शानदार मुहिम को छोड़ दें? मैं कहता हूं कि कुदरत ने हमारी रहनुमाई की। ये पता चल गया हमें कि सालार उनका टारगेट है। सालार की जिंदगी के बारे में तुम्हें बता चुका हूं कि इंतहाई पुरस्कार है। मजा आएगा भगत राय। हम इतने नासमझ भी नहीं हैं कि कहीं मार खा जाएं। अलबत्ता कुछ प्रोग्राम तब्दील करना होंगे। तो जॉन क्रिस्टोफर को इस बारे में एतमाद में नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं ये एक खतरनाक अमल होगा। ये बात हम दोनों तक ही रहे तो मुनासिब है। अलबत्ता अब हम खास तौर से मोहतात रहेंगे। दोनों दोस्त मुतमईन हो गए। मौसम बहुत अच्छा था। आसमान पर बादलों के टुकड़े गर्दिश कर रहे थे। कभी कभी ये बादल जुड़ जाते तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगती।
मेलिना बस यूं ही चहलकदमी करती हुई ऊपर जाने वाली जीने तक पहुंची थी और इसके बाद जीना तय करके हवेली की छत पर पहुंच गई। यहाँ भी मुजस्मे सजे हुए थे और रात के वक्त अगर कोई इत्तफाकिया तौर पर ऊपर निकल आता तो दहशत से चीखें मारता हुआ नीचे भाग जाता, क्योंकि रात की तारीकी में मुजस्मे भूती महसूस होते थे। मेलिना दिलचस्पी से उन मुजस्मों को देखती हुई आगे बढ़ने लगी। बहुत बड़ी छत थी और छत के एक रुख से शमशान घाट भी नजर आता था। उसके कदम उसी हिस्से की जानिब उठ गई। अचानक उसने कदमों की आवाज सुनी और एकदम उछल पड़ी। बाहिम्मत और बहादुर लड़की थी, खौफजदा तो न हुई लेकिन हैरानी से इधर उधर देखने लगी। उसे यूं लगा था जैसे अचानक किसी मुजस्मे ने चहलकदमी शुरू कर दी हो, लेकिन वो मुजस्मा नहीं था बल्कि जो कोई था उसे देखकर मेलिना को एक खुशगवार हैरत हुई। वो सालार था जो उसी की जानिब आ रहा था। और ये बिल्कुल इत्तफाक है कि मैंने ये बात सोची कि मुमकिन है आप छत पर हों। वह करीब आते हुए बोला, अच्छा क्या तुम मुझे तलाश कर रहे थे सालार? आधी हवेली देख चुका हूं, आप नजर नहीं आई। कमरों तक झांका मैंने कि शायद आप किसी और के कमरे में बैठी बातें कर रही हो। अब तो मुझे ताक झांक की आदत पड़ गई है। क्या मतलब? इधर आ जाइए। ये बड़ा सा मुजस्मा ऊपर के माहौल के लिए बहुत अच्छा है। ऊपर का माहौल क्या मतलब? ये देखिए, इस पर बैठने के लिए जगह बनी हुई है। वैसे भी ये एक बड़े देवता का मुजस्मा है। भगत राय महाराज यही कहते हैं। मेलिना हंसने लगी, फिर बोली, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं सालार। हमेशा खुश रहता हूं मिस मेलिना, भला गमों को दिल में जगह देने की क्या जरूरत है। हम तो वक्त के साथ साथ सफर करते हैं। आइए बैठिए ना। मेलिना बैठ गई तो सालार इंतहाई बेतकल्लुफी से उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। मेलिना को फिर एक खुशगवार हैरत हुई। सालार इस वक्त कुछ ज्यादा ही मूड में नजर आ रहा था। उसने ऊपर देखते हुए कहा, बारिश होगी, क्या ख्याल है आपका? ये फवार बहुत अच्छी लग रही है जो अभी अभी शुरू हुई है। हाँ, कभी कभी तेज बारिश भी अच्छी लगती है। ना जाने क्यों मुझे ये बारिश बहुत पसंद है। इससे यकीनन मेरे बचपन की कुछ यादें वाबस्ता हैं। आपको अपना बचपन याद नहीं है सालार? बहुत मामूली सा, कुछ मीठे मीठे से नकूश जहन पर हैं। खान बाबा कहा करते थे कि उस वक्त मैं बहुत छोटा था जब कोई मुझे उनके पास लाया। बाद में जो कुछ देखा खान बाबा और अजीम मामा के साथ ही देखा। मेरी मामा बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। इतनी बहादुर थी कि आप सोच ही नहीं सकती। कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया है। मामा, आप खान बाबा की बेगम को ही कहते हैं ना? हाँ, उन्हीं की बात करता हूँ। मैंने माँ की हैसियत से उन्हें ही देखा था। एक काम करें आप मिस मेलिना, आप भी एक काम करें मिस्टर सालार। मेलिना ने पूरी बात सुने बगैर कहा और सालार दिलचस्पी से उसे देखने लगा। फिर बोला, चलिए आप मुझे पहले मेरा काम बता दीजिए। आप मुझे मिस कहने के बजाय खाली मेलिना नहीं कह सकते। आप हुक्म दें मुझे। अगर किसी ने कोई एतराज नहीं किया तो मैं ये कह सकूंगा कि मिस मेलिना ने खुद ही ये बात कही थी। चालाक भी है मिस्टर सालार, और आपने ये मिस्टर कहकर मुझे इतनी इज्जत क्यों दे दी है? इज्जत तो मैं आपकी बहुत ज्यादा करती हूँ, मेलिना बेख्तियार लहजे में बोली और सालार उसे देखने लगा। फिर एकदम उसने गर्दन झुका ली। तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? मेलिना, आप मुझे लड़ना सिखा दें। आपने मुझे हैरान कर दिया है। आप अगर मुझे भूखे शेर के सामने छोड़ देंगी तो शायद मैं उसे जिंदा ना छोड़ूं। मैं उससे आसानी से लड़ सकता हूँ। अगर आप मुझे बिफरे हुए हाथी के सामने छोड़ देंगी तो मैं उससे ज्यादा ताकतवर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे मार दूंगा, इतना ज़हीन हूं मैं। लेकिन ये जो फन आपने इस्तेमाल किया इसने मुझे बड़ा मुतासिर किया है। आप मुझे ये फन सिखा दें। इसे जूडो कराटे कहते हैं। मैंने बाकायदा इसकी तरबियत हासिल की है। अभी हम इस मुहिम पर जा रहे हैं। मैं तुम्हें जितना कुछ जानती हूँ सिखा दूंगी, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ भी आप मेरी तरबियत का आगाज कर दें तो क्या हर्ज है? मेलिना सोच में डूब गई। फिर उसे ख्याल आया कि उसकी पुश्त पर शाहरुख है और शाहरुख का कहना है कि मैं सालार के ज्यादा से ज्यादा करीब आ जाऊं। मेरा तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई मुश्किल पेश आ गई तो मैं बता दूंगी कि मैडम ने मुझे यह हदायत की है, ठीक है? फिर हम कल से एक वक्त मुकर्रर करके जूडो कराटे की मश्क शुरू कर देंगे। और एक बात कहूँ, इसके लिए यह सुनसान जगह बहुत अच्छी है, जहाँ छोटी छोटी वो इमारतें बनी हुई हैं। वो इमारतें नहीं, मुठ हैं। ये मुठ यादगार के तौर पर बनाए जाते हैं और लोग इनकी मदद से उस जगह को पहचानते हैं जहाँ उन्होंने अपने अजीजों की लाशें जलाई होती हैं। ठीक, मेरा मतलब यह है कि ऐसी किसी जगह को मुंतखब कर लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, वो आरती उतारने वाली लड़की जिसका नाम आपने मुझे आलाशी बताया था, फिर नहीं आई आपके पास? नहीं, वो डूबते चांद की रात को आती है। ये नया इंकशाफ किया है आपने? मगर उस रात तो चांद नहीं डूबा था। मैंने कहा एक डूबते चांद की रात, जब चांद डूबने लगता है और आखिरी तारीखों में निकलता है। गुड, वेरी गुड। कैसी अनोखी बातें करती हैं। अच्छा, अब दूसरी बात भी बता दीजिए। जी पूछिए। आपने कहा था कि वो आपके ट्रेनर थे जिनकी मैंने पटाई की। सालार हंसने लगा, फिर बोला, देखिए, अगर मैं उन्हें ट्रेनर ना कहूं तो क्या कहूं?
उन्होंने मुझे बिल्कुल मफलूज कर दिया था और मफलूज करके ये बताया था कि कोई फन इंसान के पास ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे वो अपना बचाव कर सके। वो फन आपके पास मौजूद है। गोया ने उन्हें मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं इस फन को सीखने के लिए आपकी खिदमत में हाजिरी दूं। अच्छा जनाब, तो इसलिए आपके अंदर ये नरमी पैदा हुई है। मैं समझी शायद मेरी मोहब्बत ने आपके दिल पर भी असर किया है। मेलिना उस वक्त अदाकारी नहीं कर रही थी, बल्कि एक बेबाक लड़की होने की हैसियत से उसने सालार को अपने दिल के राज से आगाह किया। लेकिन उस वक्त ये देखकर उसकी रूह को एक अजीब सी लताफत का एहसास हुआ जब उसने सालार का खूबसूरत चेहरा गुलाबी होते हुए देखा। यह अंदाज तो लड़कियों के शर्माने का होता है। इसका मतलब है कि यह शख्स बहुत ही पाकीज़ा फितरत का मालिक है। मेलिना उसे देखती रही। यूं तो सालार एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन इस वक्त वो उसे और ज्यादा खूबसूरत लगा और वो सोचने लगी कि अगर वो उसकी जानिब मुतवज्जा ना होता और समीता बाजी मार जाती तो उसे कितना दुख होता। अचानक सालार ने निगाहें उठाकर उसे देखा और बोला, अब यहां से चलें। तुम घबरा रहे हो सालार? अगर तुम इसी तरह घबराते रहे तो फिर हम अपना काम कैसे शुरू कर सकेंगे? अच्छा एक बात बताओ, आलाशी से तुम्हारी दोस्ती कब से है? नहीं मेलिना, मेरी उससे दोस्ती नहीं है। वो एक पुरस्कार वजूद है। पहली बार वो डूबते चांद की रात को मुझे मिली थी और अब भी डूबते चांद की रात ही को मिलती है। जब वो मेरे सामने आती है तो मुझे देर तक देखती रहती है और मुझे यूं लगता है जैसे मेरे सारे वजूद की जान निकल गई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा सहर है जो मुझे अपने आप में जकड़ लेता है। फिर वो जो कुछ करती है वो मेरे जहन में मीठे मीठे नकूश की शक्ल में तो रहता है, भरपूर तरीके से उसे याद करता हूं तो नहीं याद आता। क्या उसने कभी तुमसे इजहार मोहब्बत किया सालार? बिल्कुल नहीं। वो मेरा बहुत एहतराम करती है, कभी कुछ बोलती ही नहीं। बहुत ही जरूरी कोई बात हो तो कर लेती है। एक बार मैंने उससे उसके बारे में पूछा था तो उसने कहा कि वो खुद मेरे पास नहीं आती। एक बहुत ही अजीम हस्ती ने उसे हुक्म दिया है कि वो मेरी आरती उतार दिया करे ताकि मैं दुश्मनों की निगाहों से महफूज रह सकूं और उनका शिकार न हो सकूं। और यकीनन तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे होगे सालार। मेलिना, आप ये अल्फाज कहना छोड़ दें तो मेरे ऊपर आपका एहसान होगा। मुझे अपनी बेइज्जती का एहसास होता है जब आप मुझसे कहती हैं कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप आखिरी बार इस बात पर भरोसा कर लीजिए कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलता तो आप क्या कहेंगी? तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगूंगी और वादा करूंगी कि आइंदा मैं ये अल्फाज कभी नहीं कहूंगी। मेलिना ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा और दोनों हाथ जोड़ दिए। लेकिन अचानक ही उसका पूरा बदन कँप आकर रह गया। सालार ने एकदम हाथ बढ़ाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे और उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। उसका लम्स मेलिना के पूरे वजूद में सुरूर बनकर दौड़ गया था। भगत राय ने जगत चौहान से कहा, हम चाहें तो सारा प्रोग्राम मलियामेट कर सकती हैं। जॉन क्रिस्टोफर और शैरॉक को इस मुहिम से निकाल सकती हैं, लेकिन वो काबिल एतमाद है। और फिर ये दो किरदार ही तो इस मुहिम के सबसे जानदार किरदार बन गए हैं, यानी शैरॉक और सालार। अलबत्ता तुमने एक बात जरूर महसूस की होगी कि सालार की फितरत में सादगी है, जबकि शैरॉक के बारे में तुम्हें अंदाजा हो चुका है कि शैतान सिफ्ती नहीं बल्कि मुकम्मल शैतान है। पुरस्रार अलूम जानती है, पुरस्रार किरदार रखती है। मेरे ख्याल में उससे मोहतात रहना इंतहाई जरूरी है। खास तौर से सालार की जान को उससे खतरा है और मैं हर तरह की मुहिमात छोड़ सकता हूँ। सालार के लिए कोई खतरा कायम नहीं रहने दे सकता। हम सब उसके लिए मोहब्बत करने वाले हैं। तुम अकेले अपनी बात ना करो भगत राय। बहुत शुक्रिया, मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ, वो ऐसा ही किरदार है। लेकिन तुमने देखा तमाशा क्या हो रहा है। शैरॉक ने मेलिना का इस्तेमाल हासिल करके उस नौजवान लड़की को इस काम पर लगा दिया है कि वो उसकी मौत के सिलसिले में मदद करे और उस पर मुसल्लत हो जाए। हाँ, लेकिन शायद यहाँ शैरॉक को कामयाबी ना हासिल हो सके। मेरे दोस्त, हम किसी भी किस्म का कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। तुम ठीक कह रहे हो भगत। मुझे बताओ क्या चाहते हो, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। एक तरकीब है मेरे जहन में। जाहिर है सालार के बगैर हम इस मुहिम का तस्वुर भी नहीं कर सकते। जॉन क्रिस्टोफर तो इत्तफाकिया तौर पर तेज त्योहार के मेले में शिरकत करने आ गया था। वैसे हम तो पहले ही सोच रहे थे कि अगर हमने कोई मुहिम तरतीब दी तो इस बार सालार को उसमें जरूर शरीक रखेंगे। बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो फिर आप बताओ क्या किया जाए। मैं कमाली का इंतजार कर रहा हूँ। कमाली इंतहाई काबिल एतमाद इंसान है और तुम जानते हो कि वो असल में स्मगलर है और सारे रास्तों को जानता है। इसके अलावा इलाकों का इतना ही माहिर है जितना कोई मुकामी आदमी हो सकता है। हर तरह के रास्तों से गुजर चुका है। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्यों ना हम सालार और कमाली को आपस में मिला दें और उन दोनों को अलग से रवाना कर दें। एक और नया गेम हो जाएगा। अचानक ही हम ऐलान करेंगे कि सालार हमारे हाथ से गायब हो गया है। शैरॉक का रवैया देखने के काबिल होगा और हम ये अंदाजा लगाएंगे कि देखें आगे वो क्या करती है। सालार को मुकम्मल तौर पर समझा दिया जाएगा।
वो इतना प्यारा लड़का है कि जो कुछ उसे कहा जाएगा वैसा ही वो करेगा। जगत चौहान सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, सालार से राब्ते का क्या जरिया रहेगा? ट्रांसमीटर। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। बेशक इन इलाकों में मोबाइल फोन काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां बूस्टर नहीं। खास तौर से हम जिन कबाइल की तलाश में निकल रहे हैं वहां तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हम ट्रांसमीटर इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास वो इटली के सेट रखे हुए हैं जो हमेशा हमारी मुहिमात में कारआमद रहे हैं। हाँ, वो इंतहाई कारआमद हैं। और हम ये सेट किसी और को नहीं देंगे। मेरे पास, तुम्हारे पास और सालार के पास या फिर कमाली के पास ये ट्रांसमीटर सेट होगा। बिल्कुल ठीक। तो फिर ये बात तय है कि हम सालार को खुफिया तरीके से रवाना कर देंगे। हाँ, और थोड़ा सा ड्रामा कर देंगे। दोनों दोस्त आखिरकार इस बात पर मुत्तफिक हो गए। फिर एक रात कमाली के आने की इतला मिली। इस दौरान मुहिम जोई के तमाम काम मुकम्मल हो चुके थे और किसी भी दिन रवानगी का ऐलान किया जा सकता था। उधर देखने वालों ने यह तमाशा भी देखा कि शमशान घाट के वीरान इलाके के एक गोशे में मेलिना और सालार जूडो कराटे की मश्क करते हुए नजर आने लगे। कमाली भरे भरे बदन का एक शातिर आदमी था। उम्र 38 के करीब होगी। उसकी आंखें बेहद जानदार थीं और वैसे भी वह जिस्मानी तौर पर एक खिलाड़ी की तरह फुर्तीला नजर आता। कमाली को तमाम सूरत हाल बताई गई तो उसने कहा, ठीक है भगत जी, आपको पता है मैंने आपके हुक्म से कभी इनहराफ नहीं किया। वैसे आजकल सरहदों के मामलात ठीक नहीं रहे हैं। हम नेपाल के रास्ते अंदर दाखिल होते हैं तो हमें सरहदों पर चौकन्ना रहना पड़ता है। लेकिन ये मेरे लिए कोई खास और अहम बात नहीं। सालार से तो तुम मिल चुके हो। हाँ, वो कहाँ है? खैरियत से तो है? बिल्कुल खैरियत से है, लेकिन उसकी खैरियत खतरे में है। भगत राय ने कमाली को तमाम तफसीलात बताई। कमाली ने कहा, तो आपका मतलब है मैं इधर से उसे ले जाऊं ताकि वो महफूज रहे? हाँ, और उसे स्मगलिंग का काम भी सिखा दो। भगत राय ने हंसकर कहा तो कमाली भी हंसने लगा। यह तय हो गया कि जिस दिन वह मुहिम पर जाने का इरादा करेंगे उससे 2 दिन पहले कमाली और सालार यहां से निकल जाएंगे। 2 दिन तक सालार की तलाश का सिलसिला जारी रहेगा और आखिरकार यह फैसला होगा कि सालार के बगैर ये मुहिम शुरू कर दी जाए। इस बात पर दोनों दोस्त मुत्तफिक हो गए और आखिरकार ये खेल शुरू हो गया। जॉन क्रिस्टोफर, शेरॉक, कुंवर दिलावर और बाकी तमाम अफराद ने मुहिम जोई के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन नक्शों पर गुफ्तगू हुई जिनके तहत आगे जाना था और यह तय हो गया कि आज से तीसरे दिन सुबह के वक्त इस मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। दूसरे दिन अचानक ही यह अफवाह गर्दिश करने लगी कि सालार कोठी में मौजूद है और ना कहीं आसपास। यह सुनकर शेरॉक बुरी तरह चौंक पड़ी। शेरॉक का चेहरा तस्वीर हैरत बना हुआ था। फिर उसने हैरानी के आलम में कहा, सालार कहाँ गया? वो तो हमारी मुहिम का एक हिस्सा था। हाँ, इतना वक्त बगैर इतला के वो कभी गायब नहीं रहता, भगत राय ने परेशान लहजे में कहा। फिर इसके बाद सालार की तलाश शुरू हो गई। पूरे इलाके में उसे तलाश किया गया। हवेली के एक एक कोने को देखा गया, लेकिन सालार का कहीं पता नहीं था। सारे के सारे परेशान हो गए और जगत चौहान और भगत राय बड़ी अच्छी अदाकारी कर रहे थे। शेरॉक सन्नाटे में आ गई और उसके चेहरे से अजीब से तासुर का इजहार हो रहा था। जब दूसरा दिन भी गुजर गया तो ये परेशानियां अरूज को पहुंच गईं। आखिरकार एक मीटिंग हुई और उसमें जगत चौहान ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें सिर्फ एक फर्द के लिए इस मुहिम को रोकना नहीं चाहिए। अगर आप लोग ये समझते हैं कि सालार का इंतजार जरूरी है तो क्या कोई हतमी तौर पर यह बता सकेगा कि वो कब तक वापस आ जाएगा? अगर नहीं तो फिर कल सुबह मंसूबे के मुताबिक इस मुहिम का आगाज कर दिया जाए। ठीक है, सबसे पहली भगत राय ने तायद की और इसके बाद सब एक एक करके इस बात पर मुत्तफिक हुए कि मुहिम का आगाज वक्त पर ही किया जाए। सालार के लिए इस मुहिम को लेट नहीं किया जा सकता। दूसरे दिन सुबह इस मुहिम का आगाज होने जा रहा था, इसलिए ये रात गहमा गहमी की रात थी। ना जाने कब तक ये लोग जागते रहे। फिर फैसला किया गया कि अब बाकी रात आराम कर लिया जाए ताकि थकन न हो जाए। इसके बाद तो मुशक्कत के शब रोज शुरू हो जाएंगे। हवेली में सन्नाटा तारी हो गया। लोग अगर सोए भी नहीं थे तो सोने की अदाकारी कर रहे थे। उनके जहनों में इस मुहिम से मुतल्लिक ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। जॉन क्रिस्टोफर की कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। वो इस वक्त शेरॉक के बारे में सोच रहा था। उसने बगौर शेरॉक का जायजा लिया। शेरॉक का चेहरा बुझा था और वो काफी फिक्रमंद नजर आ रही थी। अचानक शेरॉक अपनी जगह से उठ गई। जॉन चौंका, लेकिन उसने आंखें बंद रखी। जॉन, शेरॉक की आवाज उभरी, क्या तुम जाग रहे हो? मेरी बात सुनो। जॉन क्रिस्टोफर ने उसे अपने जागने का एहसास नहीं होने दिया। तब वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। क्रिस्टोफर फुर्ती से अपनी जगह से उठा और बेआवाज बाहर निकल आया। उसने शेरॉक को सामने जाते हुए देखा और बहुत एहतियात से उसका ताकुब करने लगा, यहां तक कि वो बाहर लॉन में आ गई। हर तरफ हू का आलमतारी था।
अचानक जॉन ने उसे जमीन पर झुकते हुए देखा। फिर उसके जिस्म की हैयत बदलने लगी। उसका चेहरा बेहद खौफनाक हो गया। जॉन क्रिस्टोफर थर-थर कांपने लगा। वो उसकी बीवी थी। उसने बेशुमार दिन रात उसके साथ गुजारे थे, लेकिन उसका ये रूप कभी नहीं देखा था। बमुश्किल तमाम उसने खुद को संभाला। शैरॉक किसी चौपाई की तरह आगे बढ़ने लगी। वह जमीन सूंघती हुई आगे जा रही थी। कुछ देर के बाद वो मुलाजमों के क्वार्टरों के पास पहुंच गई। यहां वो देर तक जमीन सूंघती रही। फिर उसने क्वार्टरों के गिर्द 3 चक्कर लगाए और वहां से वापस पलट पड़ी। जॉन क्रिस्टोफर ने अब अपने आप को मुकम्मल तौर पर संभाल लिया। वो उसका पीछा करता रहा। शैरॉक ने इसी तरह चौपाई के अंदाज में हवेली के मुख्तलिफ गोशों के चक्कर लगाए। काफी देर तक वो घूमती रही। इसके बाद एक सुनसान से गोशे में जाकर उसने अपना हुलिया तब्दील किया और दोनों पैरों पर खड़ी हो गई। लेकिन उसकी आंखें अब भी बड़े भयानक अंदाज में फटी हुई थीं। उनमें पुतलियों का नामो निशान नहीं था और उनके रंग बार बार बदल रहे थे। जॉन क्रिस्टोफर को यह अंदाजा हो गया कि अब वो अपने कमरे का रुख करेगी। चुनाचे बर्क रफ्तारी से उसने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जहां से वो उससे पहले अपने कमरे में पहुंच सकता था। वो बर्क रफ्तारी से बेआवाज दौड़ता हुआ अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसका सांस धौंकनी की तरह चल रहा था। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो जैसे उसके पूरे बदन का खून खुश्क हो गया। वह सामने अपने बिस्तर पर पांव लटकाए हुए बैठी थी। जॉन क्रिस्टोफर ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि जिस बर्क रफ्तारी से वो दौड़ता हुआ यहां तक आया है, इसके बाद वो नाकाम हो जाएगा और शैरॉक उससे पहले वहां पहुंच चुकी होगी। अब उसका चेहरा नॉर्मल था। जॉन क्रिस्टोफर मरे मरे कदमों से आगे बढ़ा तो वो बोली, दरवाजा बंद कर दो डियर। दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? लरजते कदमों से जॉन क्रिस्टोफर वापस पलटा और दरवाजा बंद कर दिया। शैरॉक के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी और वो तीखी निगाहों से जॉन को देख रही थी। फिर उसने कहा, इसके बावजूद मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जॉन क्रिस्टोफर के पैरों की जैसे जान निकल रही थी। वो अपने बिस्तर पर जाने की बजाय वहीं पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। आखिर तुम लोग मेरे लिए परेशान क्यों हो? मेरा और तुम्हारा कोई आज का साथ तो नहीं है। बहुत अरसा हो गया हमें यकजा हुए। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, मेरी जात से तुम्हें कभी कोई तकलीफ पहुंची है या तुम्हारी बेटी मेलिना को मुझसे कोई शिकायत हुई है? हालांकि मैं उसकी सौतेली मां हूं। फिर मैं तुमसे यह सवाल करूंगी कि तुम्हें मेरे बारे में तशवीश क्यों है? जॉन क्रिस्टोफर ने अपने आप को संभाल लिया और नरम लहजे में बोला, मैं तुमसे बिल्कुल साफ गुफ्तगू करूंगा शैरॉक। बेशक तुम ठीक कह रही हो। तुमने आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या मुझे अपनी बीवी से इतना ही अदम वाकफियत का शिकार रहना चाहिए? थोड़ा बहुत बता चुकी हूं अपने बारे में, लेकिन इस वक्त तुमने जितना मेरा पीछा किया, मुझे पहले ही मरहले पर यह बात मालूम थी कि तुम दरवाजे से बाहर निकल चुके हो और मेरे पीछे पीछे आ रही हो। देखो क्रिस्टोफर, आज फिर मैं तुमसे वादा करती हूं कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि जिस मुहिम के लिए तुमने तैयारियां की हैं उसमें सबसे ज्यादा कामयाबी तुम्हें हासिल होगी। मैं एक ऐसा मौका फराहम करूंगी तुम्हें जहां सिर्फ तुम्हारी बर्तरी हो और ये सब तुम्हारे ताबे हों, और अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं इन्हें नुकसान पहुंचा दूंगी। थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं कौन हूं क्या हूं ये सब तुम्हें बता दूंगी। अलबत्ता इतना तो बता चुकी हूं कि मुझे थोड़े से पुरस्कार अलूम आती हैं और मेरा एक उस्ताद है जो इस वक्त स्पेन में है। मैं उससे राब्ता रखती हूं और सीखती रहती हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसके बाद तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है। बात वाकई ऐसी थी कि जॉन क्रिस्टोफर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, बस वही बात है शैरॉक, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। तुम्हारी मुतजाद बातें मुझे उलझा देती हैं। मुझे एक बात का जवाब दो जॉन, अगर दोस्ती के अंदाज में बात करना चाहते हो तो हाँ पूछो, सालार कहाँ है? जॉन क्रिस्टोफर को शदीद गुस्सा आ गया। उसने कहा, दुनिया भर के पुरस्कार अलूम से तुम वाकिफ हो और सालार के बारे में मुझसे पूछ रही हो। देखो मेरी बात सुनो, ये अंदाज इख्तियार करोगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सी बातों का ताल्लुक पुरस्कार अलूम से होता है और बहुत सी बातों का नहीं। मुझे शुबा है कि तुम्हें जगत चौहान या भगत राय को सालार के बारे में सब मालूम है और तुम मुझसे छुपा रही हो। बेवकूफ़ी की बातें मत करो शैरॉक। लेकिन जॉन, तुम उखड़े उखड़े से हो। मैं तुम्हें बताऊं शैरॉक, मैं एक मुहिम जू हूं और एक मुहिम जू को मुहिम जुई का शौक दीवानगी की हद तक होता है, जो मुझे भी है। जगत और भगत दोनों मेरे काबिल एतमाद साथी और दोस्त हैं। अगर वो मुझसे सवाल करें कि शैरॉक के अंदर ये गैर इंसानी तब्दीलियां क्यों हैं, तो मुझे बताओ, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तुम मेरी बीवी हो शैरॉक, तुमने मुझे हीरों की कहानी सुनाई है। बेशक ये कहानी हमारे लिए बहुत दिलकश है, मगर क्या मैं इस बात पर यकीन कर सकता हूं कि यह कहानी सच्ची है? तुमने अपनी जुड़वा बहन की कहानी सुनाई मुझे,
और फिर हंसकर कहा कि वो कहानी झूठ है, उसमें सच्चाई नहीं। तुम सालार को अपना बेटा अपनी औलाद बताती हो, लेकिन कहीं भी इसका एहसास या इजहार नहीं होता। और अब तुम उसे तलाश कर रही हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या कर रही थी? हाँ, मैं सालार को तलाश कर रही थी। मैं दूर दूर तक इंसानी कदमों के निशानों को सूंघ कर बता सकती हूँ कि कौन किस तरफ गया है, लेकिन सालार कहाँ गया है ये मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे उसकी खुशबू नहीं मिलती। लेकिन तुम एक बात समझ लो जॉन क्रिस्टोफर, मैं उसे तलाश कर लूंगी। वो पाताल में भी छुप जाए तो मैं उसे तलाश कर लूंगी। काश इस बारे में तुम मेरा साथ दो, समझ रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, लेकिन यह सच है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अचानक ही शैरॉक का मूड बदल गया। वो हंसने लगी, देर तक हंसती रही, फिर बोली, चलो सो जाओ। अब इस सिलसिले में मैं क्या कर सकती हूँ? तुम खुद ही अपने दिमाग को थकाती हो। एक बार फिर मैं तुमसे ये कहूंगी कि मुझे छेड़ो मत। मैं तुम्हें या मेलिना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन बराहे करम मुझे मेरा काम करने दो। और सुनो, मैं तुमसे कह चुकी हूं कि मैं उसे आखिरकार तलाश कर लूंगी। वो मेरे इल्म के हिसार में है। जहां भी हुआ मैं उसे तलाश कर लूंगी। बस अब हम और कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। तुम मुझे आराम की नींद सोने दो। ये कहकर शैरॉक बिस्तर पर दराज हो गई। जॉन क्रिस्टोफर इसी तरह बैठा उसे देखता रहा। शैरॉक ने अचानक करवट बदल ली और थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद में डूब गई। जॉन क्रिस्टोफर इस गुफ्तगू पर गौर कर रहा था जो शैरॉक ने उससे की थी। फिर उसने एक ठंडी सांस ली और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसके मुंह से बुड़बुड़ाहट निकली, जो कुछ भी है शैरॉक, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस सिर्फ इतना है कि जब वो लोग मुझसे तुम्हारे बारे में सवालात करेंगे तो मेरे पास शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बता सकता। रात गुजर गई। दूसरी सुबह सबके सब जाग गए। बहुत उम्दा किस्म का नाश्ता किया गया और इसके बाद ये पूरी टीम अपने पुरस्कार मुहिम के लिए चल पड़ी। थोड़े ही वक्त में सालार को पता चल गया कि कमाली बेमिसाल इंसान है, इंतहाई ज़हीन, इंतहाई समझदार और आला कारकर्दगी का मालिक। उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से अच्छा खासा सफ़र तय कर डाला और कमाली सालार से इंतहाई बेतकल्लुफ़ हो गया। सालार के अंदाज से भी पता चलता था कि कमाली की कुर्बत से वो बहुत खुश है। कमाली रास्ते में उसे अपने स्मगलिंग के वाक़यात के बारे में बताता रहा। तुम ऐसा क्यों करते हो? सालार ने सवाल किया। दौलत कमाने के लिए। मेरे माँ बाप कौन थे नहीं मालूम। मैंने यतीम खाने में परवरिश पाई और यतीम खाने का सबसे सरकश लड़का करार पाया। बड़ी मार पड़ती थी। आखिरकार वहां से भाग लिया। एक उस्ताद से जेबें काटना सीखा। मुख्तसर ये कि जिंदगी बहुत अजीब गुजरी और इसके बाद स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया। भगत राय के मुझ पर बड़े एहसानात हैं। हर जगह वो मेरी सरपरस्ती करते रहे। सच्ची बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे उन्हीं से प्यार है। बहुत से ऐसे घराने हैं जिन्हें मैं अपनी कमाई पहुंचाता हूं, बल्कि यूं समझ लो कि उन्हीं के लिए कमाता हूं। यह है तुम्हारे कमाली भाई का मुख्तसर तारुफ। इन रास्तों पर स्मगलिंग करता हूं। बहुत सी सरहदों पर अपनी सेटिंग है, काम चल जाता है। कई गिरोह हैं जिनके लिए मैं काम करता हूं। कभी किसी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, और अगर कभी कोई मुश्किल आई भी तो भगत राय ने मेरा भरपूर साथ दिया और सारे मामला हल हो गए। चलो छोड़ो। भगत राय ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे बारे में ज्यादा ना कुरीदूं। उन्होंने ज्यादा की बात की। मैं बिल्कुल ही नहीं कुरीदता। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो सालार। अच्छी शक्ल सूरतें खुद ब खुद अपने लिए दिल में जगह बना लेती हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छी शक्ल सूरत के साथ तुम्हारा किरदार भी बहुत अच्छा है। बस बस कमाली भाई, इतना काफ़ी है। हाँ, वाकई काफ़ी है। अच्छा मेरी बात सुनो। अब यहाँ से एक पॉइंट पर जाकर हमें थोड़ा सा संभलना होगा, क्योंकि हमारा वास्ता अपने गिरोह के लोगों से पड़ेगा। यह सफ़र मैं उन्हीं की मार्फत से करना चाहता हूँ। इसमें ज़्यादा हिफाजत रहेगी। सरहदों पर हमारे आदमी होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। मेरा मतलब है होते हैं तो वो सरहदों के मुहाफिज, लेकिन छप्पर में अपना काम भी चल जाता है। कमाली ने हंस कर कहा। सालार भी मुस्कुराने लगा, फिर बोला, हमारा रास्ता कौन सा होगा? हम नेपाल के रास्ते तिब्बत में दाखिल होंगे। ठीक। तुमने इसके लिए नक्शा जरूर बनाया होगा? हाँ, क्यों नहीं। खटमंडू से हम सागर माथा के इलाके में दाखिल होंगे और फिर वहां से लिहासा पहुंच जाएंगे। मेरा गिरोह जगह जगह मुझे मिलेगा। ठीक। क्या हमें जंगो जदल से भी काम लेना होगा? तुम्हारी निशानाबाजी कैसी है? वैसे मुझे भगत राय ने बताया है कि तुम बेमिसाल इंसान हो। आजमा कर देख लें। ठीक है, देख लेंगे। एक मंजिल पर पहुंचने के बाद कमाली ने वहां क्याम किया और इसके बाद वो कुछ घंटों के लिए सालार से जुदा हो गया। वापस आया तो उसने कहा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि सरहदों पर अपने शनासा होते हैं, लेकिन इत्तफाक से इस वक्त कोई नहीं। चुनाचे मैंने इरादा बदल लिया है। अब हम थोड़ा सा माल लेकर जाएंगे। कैसा माल? स्मगलिंग का माल।
जो हमें ट्रक पर ले जाना पड़ेगा, कमाली ने जवाब दिया। सालार ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। दुनिया उसके बारे में कोई भी क्या सराई करती, लेकिन हकीकत यह थी कि सालार इंतहाई मासूम और सादा इंसान था। उसकी जात से जो राज चिपक गए थे उसे उनके बारे में कोई शनासाई नहीं थी। कुछ ऐसी अनोखी बातें हो जाती थीं जिन्हें वो समझने की कोशिश किया करता। फिर उसे एक दिन आलाशी मिली जो एक पुरस्कार लड़की थी। वैसे तो जब भी सालार को किसी मुश्किल का सामना करना होता, आलाशी उसके पास पहुंच जाती और उसे उस मुश्किल से निकलने का रास्ता बता देती। लेकिन डूबते चांद की रात वो जरूर उसके पास आती, उसकी आरती उतारती। चाहे वो कहीं भी होता, आलाशी उसे तलाश कर लिया करती। फितरी तजस्सुस का शिकार होकर कई बार सालार ने आलाशी से उसके बारे में पूछा। जब भी वो ये सवाल करता, आलाशी दोनों हाथ जोड़कर सर झुका लिया करती और अपनी जुबान में उसे कुछ कहती, जिसका मफहूम सालार को समझ में आ जाता और उसे यूं लगता जैसे वो उस जुबान से वाकिफ हो। कुछ मीठे मीठे से नकूश उसके जहन में आ जाते, लेकिन उन नकूश की वजाहत नहीं हो पाती थी। वो खान मुराद के साथ रहता था और खान मुराद की बीवी ने, जो एक जंगजू कबीले से ताल्लुक रखती थी, उसे फनून सिपागरी से आगाह किया। खान मुराद ने भी इस सिलसिले में हिस्सा बटाया था। खास तौर से निशानाबाजी खान मुराद ही ने उसे सिखाई। खान मुराद ने उसे साफ बता दिया था कि वो उसकी औलाद नहीं, बल्कि एक शख्स उसे खान मुराद के हवाले कर गया था। और जब खान मुराद उस शख्स का तज़किरा करता तो सालार के जहन में एक शक्ल उभर आती। वो खान मुराद के पास पला बढ़ा और फिर खान मुराद उसे भगत राय के सुपुर्द कर गया, इन हदायत के साथ कि उसे उसका वफादार रहना है और भगत राय ही के जरिए उसे उसकी मंजिल मिलेगी। ये मंजिल क्या थी ये उसे नहीं पता था। हाँ, जब मेलिना ने उसे मोहब्बत का इजहार किया तो उसके दिल में एक मीठा मीठा सा एहसास जरूर जाग उठा और मेलिना उसे अच्छी लगने लगी। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि मेलिना से अपनी इस पसंद का इजहार कर सकता। कमाली वाकई कमाल का इंसान था। जहां भी जाता उसकी पजीराई की जाती और ऐसे डेरों पर उसका इस्तकबाल किया जाता जहां स्मगलर किस्म के लोग हुआ करते थे। इनमें मुख्तलिफ लोग थे, हिंदू, सिख और दूसरे मज़ाहिब के लोग, जो अपने हुलियों से पहचाने जाते। यहाँ कमाली के लिए आराम का बंदोबस्त भी हो जाता, बिस्तर दिए जाते और सालार को इस हंगामा राई का लुत्फ आ रहा था। साथ ही लातादाद वसवसे और ख्यालात उसके जहन में सर उभार रहे थे। वह उस पुरस्कार जमीन की आवाज़ सुन रहा था जहां ना जाने कैसे कैसे हंगामे उसका इंतजार कर रहे थे। इस वक्त भी वो एक डेरे पर थे। कमाली काफ़ी मसरूफ था। वो मुसलसल मोबाइल फ़ोन पर उन लोगों से राब्ते कर रहा था, लेकिन उसकी जुबान समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हो। आखिरकार एक शख्स ने किसी गाड़ी के आने की इतला दी और वह बाहर निकल आए। स्याह रंग का एक ट्रक था जिसका पिछला हिस्सा तरपालों से ढका हुआ था। कमाली ने सालार को इशारा किया और वह ड्राइवर के साथ बैठ गई। फिर ट्रक चल पड़ा। रास्ते में एक जगह ट्रक रुका और दो आदमी उसके पिछले हिस्से पर सवार हो गए। कमाली ने कहा, सालार पीछे आराम करने का इंतजाम है, बैठे बैठे थक जाओ तो पीछे चले जाना। सालार ने खामोशी से गर्दन हिला दी। वो सोच में डूबा हुआ था। कुर्बजवार के मनाजिर उसे ना जाने क्यों अपने अपने से लग रहे थे। वो उन पर गौर कर रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि जमीन उसे जानी पहचानी से क्यों लग रही है। ना जाने क्या वक्त था। पीछे मौजूद एक आदमी ने आगे आकर ड्राइविंग सीट संभाली और कमाली ने उसे मजबूर किया कि वो पीछे जाकर आराम करे। चुनाचे सालार पीछे पहुंच गया और उसने एक मुनासिब जगह लेटकर आंखें बंद कर ली। ना जाने कितना वक्त इसी तरह गुजरा था। आंख खुली तो अजीब सी बू नाक में आ रही थी। उसने अपनी जगह से उठकर ट्रक के किनारे से दूसरी तरफ झांका। ट्रक रुका हुआ था और एक दिलचस्प मंजर निगाहों के सामने था। सड़क के किनारे मिट्टी के तेल के चूल्हे पर कड़ाही चढ़ी हुई थी और उसमें मछलियां तली जा रही थीं। कमाली करीब ही फोल्डिंग स्टूल पर बैठा मछलियां तलने वालों को हदायत दे रहा था। उसने सालार को झांकते हुए देखा तो बोला, चलो सालार नीचे उतर आओ, ये पूरा जंगल तुम्हारा है। लोटा उठाओ और ऐश करो। क्या समझे, मगर जल्दी आ जाना, मछलियां ठंडी हो जाएंगी। कमाली की बातें आमतौर से सालार को हंसने पर मजबूर कर देती थी। लोटे वाली बात भी खासी दिलचस्प थी। उसने कमाली की बात पर अमल किया और इसके बाद ताज़ा दम होकर वापस आ गया। मछलियों का नाश्ता बहुत उम्दा था। कमाली ने बताया कि एक नहर के किनारे से गुजरते हुए उसने ये ताज़ा मछलियां खरीद ली थी। नाश्ते से फारिग होकर सफ़र फिर जारी हो गया। जब तक सूरज की तमाज़त तेज़ नहीं हुई, सालार पीछे बैठा रहा और इसके बाद ट्रक रुकवा कर आगे आ गया। कहो सालार, कैसी गुजर रही है? बहुत उम्दा। बस यूं समझ लो कि अब हम खटमंडू की सरहद तक पहुंचने वाले हैं। सरहद अबूर करते हुए कुछ दुश्वारी होगी। मैंने बताया था ना तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ नैंगचू तक जाऊंगा और फिर तुम्हें वहां से खुदाफिज कह दूंगा। क्या मतलब? खुदाफिज कहने से क्या मुराद है तुम्हारी? सालार ने हैरत से कहा,
आगे चलकर सूरत हाल तुम्हारे सामने वाज़ेह हो जाएगी। तुम्हें अपने तौर पर भी थोड़ा सफ़र करना है, जिसकी मैं तुम्हें तफसीलात बता दूंगा। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना, इस वक्त सरहदों का मामला भी कुछ सख्त है। अगर मैं भगत राय के साथ सफ़र करता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन किसी खास वजह से उन्होंने मुझे हदायत की है कि मैं तुम्हें चोरी छुपे ले जाऊं। जहां मैं तुम्हें छोड़ूंगा वहां से तुम्हें थोड़ा सा काम अपने तौर पर करना होगा, जिसकी तफसील मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि स्मगलिंग की दुनिया अजीब होती है। तुम शरीफ आदमी हो, इसलिए तुम्हें इससे कोई वाकफियत नहीं। तुम सो रहे थे तो हमारी पहली चेकिंग हुई, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। मेरे लिए ये सब कुछ बड़ा अजनबी है कमाल भाई। सफ़र इसी तरह जारी रहा। फिर कुछ देर में पहाड़ी सिलसिले शुरू हो गए, जहां का मौसम और नज़ारे ही मुख्तलिफ थे। ट्रक के लिए अब रास्ते भी हमवार नहीं रहे थे, बल्कि वो इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर सफ़र कर रहा था। कहीं कहीं पक्की सड़कें भी नजर आ जाती थीं, लेकिन ये सड़कें फौजियों के इस्तेमाल के लिए थीं और इन पर सफ़र का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। दोपहर के वक्त ट्रक को घने दरख्तों के एक झुंड में रोक लिया गया। कमाली ने कहा, हमारी पहली मंजिल आ गई है। क्या मतलब? इन पहाड़ियों के दूसरी तरफ नेपाल है, मगर यहाँ सरहदी फौजी तो नजर नहीं आ रहे। यहाँ से नजर नहीं आ सकते। बाएं सिमत फौजी छावनी है। और तुम सरहद कहाँ से अबूर करोगे? सालार ने सवाल किया। इस पट्टी से। नीचे उतर कर देखो, किसी न किसी गाड़ी के निशानात नजर आ जाएंगे। यहाँ इस जगह? हाँ, गैर फौजी गाड़ियां इसी जगह से सरहद अबूर करती हैं, कमाली ने मायने खेज अंदाज में कहा। फिर खाने पीने की तैयारियां शुरू हो गईं। खाने से फारिग होने के बाद कमाली ने कहा, मैं अब चलता हूं। मुमकिन है वापसी पर देर हो जाए, यहां आराम से वक्त गुजारो। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इस जगह दरिंदे भी हो सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? परमिट लेने। सरहद अबूर करने के लिए परमिट जरूरी होता है। जरा यारों से भी मिल लूं। ये काम बाकायदा होता है कमाली? सालार ने सवाल किया। बस आंख की शर्म है, वरना बेकायदा भी शुरू हो जाता है, कमाली ने मानी खेज लहजे में कहा और वहां से चला गया। आते हुए उसने 2 पिस्तौल लोड करके अपने लिबास में छुपाए थे। शाम के तकरीबन 7 बजे वो वापस आ गया। उसने बताया कि सूरत हाल कब्जे में है, परमिट मिल गया है। रात को 12:30 बजे यहां से निकलेंगे। ठीक 12:30 बजे उन्होंने सफर शुरू कर दिया। ट्रक की रोशनियां बंद थीं और यह सफर बड़ी एहतियात से किया जा रहा था। थोड़ी दूर चलकर ट्रक बुलंदियां अबूर करने लगा और उसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो गई, लेकिन फिर वो हमवार सतह पर पहुंचा। अचानक किसी आबादी की रोशनियां नजर आने लगीं। सालार बड़ी दिलचस्पी से यह सब कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पर खुशी के आसार नजर आ रहे थे। आखिरी रातों का चांद था, शफाफ आसमान पर। जब चांद की पहली झलक नजर आई तो एक जगह ट्रक रोक दिया गया और यूं जैसे कोई खास बात हो। क्या बात है कमाली भाई? यहां जरा मजीद एहतियात बरतनी पड़ेगी, कमाली ने जवाब दिया। चांद निकल आया था और आसमान पर आंख मचोली कर रहा था। बादलों की ओट में आता तो अतराफ में बिखरी चट्टानें स्याह कंबल ओढ़कर बैठे हुए भूतों की शक्ल इख्तियार कर लेती, और फिर चांद नमूदार होता तो ये भूत रूप बदल लेते। फिर रोशनी की किरणों ने सूरत हाल को बदल दिया और भूतों का खेल खत्म हो गया। तहद्दे निगाह दुरुस्त और सरसब्ज रास्ते बिखरे हुए थे। पस मंजर में हिमालय का बुलंद सिलसिला यूं लगता था जैसे जमीन खत्म हो गई हो और ये बुलंदियां आसमान से जा मिली हों और इसके बाद कुछ ना हो। इन पहाड़ियों की दूसरी तरफ तिब्बत है, कमाली ने बताया, और ये पहाड़ी सिलसिला कितनी दूर है जहां जमीन की हद खत्म होती महसूस होती है? उतना ही दूर समझ लो जितना हम सफर कर चुके हैं, कमाली ने जवाब दिया और सालार खामोश हो गया। यूं लग रहा था जैसे ये पहाड़ी सिलसिले बिल्कुल करीब हों, लेकिन कमाली के अल्फाज ने सूरत हाल ही बदल दी। उसने कहा, इस सरहद को अबूर कर लें तो गोया जंग जीत लेंगे। ये सफर का सबसे खतरनाक मरहला है। ठीक है। दिन की रोशनी में एक जगह क्याम किया गया और पूरा दिन बड़ी बेकैफी के आलम में गुजरा। नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए बारी बारी हर फर्द सोया और फिर रात को दोबारा सफर शुरू हो गया। कोई 1 घंटे का सफर तय करने के बाद ट्रक एक दर्रे में दाखिल हो गया जो नाहमवार था। उस वक्त ड्राइविंग करने वाले को स्टीयरिंग संभालना मुश्किल हो रहा था। अचानक ही दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाजें सुनाई दी और ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगा दिए। उसकी सहमी हुई आवाज उभरी, कमाल भाई, खतरा है, इंजन बंद कर दो, कमाली ने कहा। फिर कोई 10 मिनट तक वो मुंह उठाए फिजा में आहटें सुनता रहा। इसके बाद उसने आहिस्ता से कहा, चलो आगे बढ़ो। दर्रे से निकलते ही रुख बदल देना। रास्ता चाहे दाएं सिमत नजर आए, बाएं सिमत सीधे चलना खतरनाक होगा। ड्राइवर ने गर्दन हिला दी और ट्रक दोबारा आगे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ मिनट गुजरे थे कि हवाओं के दोष पर कुत्तों की आवाजें दोबारा सुनाई दी और ड्राइवर ने जल्दी से फिर इंजन बंद कर दिया। आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थीं।
कमाली ने कहा, खतरा सामने आ गया है, जल्दी तैयारी करो। उसने ट्रक के पिछले हिस्से से 2 स्टेन गन्ने निकाली और उन दोनों की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, तुम लोग पहले हिस्से में जाओ, ड्राइविंग मैं करूंगा। फिर उसने सालार से कहा, ये MGM संभाल लो, चला लेते हो। सालार हंसने लगा। कमाली ने ट्रक दोबारा स्टार्ट करके आगे बढ़ाया। इस बार उसकी रफ्तार काफी तेज थी। वैसे इलाके में ट्रक चलाने का माहिर मालूम होता था। दर्रा काफी तवील था और उसके दूसरे सिरे का पता नहीं चल रहा था, लेकिन कमाली रास्ते की परवाह किए बगैर ट्रक दौड़ाए जा रहा था। अचानक पहाड़ों में कहीं रोशनी चमकी और कमाली ने बेख्तियार ब्रेक पर पांव रख दिया। कुत्तों की कान फाड़ने वाली आवाजें आ रही थीं। फिर अचानक बाएं सिमत से तेज सर्च लाइट नीचे उतरने लगी और कमाली के हलक से गुर्राई हुई आवाज निकली, लानत है यार, गिर गए। ये कहकर उसने इंजन बंद कर दिया। रोशनी इसी तरफ आ रही थी और कुछ ही लम्हों में ट्रक तक पहुंचने वाली थी। कमाल ने कहा, सालार, खेल खत्म हो गया, चलो फुर्ती से नीचे उतर जाओ। सालार नीचे उतरा। पिछले हिस्से में बैठे हुए दोनों आदमी भी नीचे कूद गए। कमाली के उतारने पर सब लोग पीछे हटने लगे और फुर्ती से एक चट्टान की आड़ में पहुंच गए। उसी वक्त रोशनी ट्रक पर से गुजरी और आगे बढ़ गई, लेकिन फौरन ही उसका रुख बदला। वो तेजी से वापस आकर ट्रक पर मरकूज हो गई। इसके बाद कुछ हलचल सी हुई, कई पत्थर लुढ़के, कुछ आवाजें सुनाई दी, कुछ लोगों को होशियार किया गया और दूसरी तरफ भी रोशनियां हो गईं। अब ये रोशनियां ट्रक को पूरी तरह अपने हिसार में लिए हुए थीं। सर्च लाइटों का दायरा आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश कर रहा था। गालिबन वो अतराफ का जायजा ले रहे थे। रोशनी का दायरा उस चट्टान से भी गुजरा जिसकी ओट में ये लोग मौजूद थे। दायरा चट्टान से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। फिर अचानक ही कुत्तों की आवाजों का तूफान आ गया। छोटे छोटे पत्थरों के लुढ़कने का शोर भी बुलंद हुआ और सूरत हाल समझ में आ गई। उन्होंने उनकी तलाश के लिए कुत्ते छोड़ दिए थे। भागो, कमाली की आवाज उभरी और इसके साथ ही वह चट्टान के अकब से निकलकर भागा। उनके मुतहरिक होते ही फायरिंग शुरू हो गई। उन्हें देख लिया गया और अब गोलियां उनके दाएं बाएं से निकल रही थी। अचानक ही एक दिलदोज चीख सुनाई दी और उनके साथियों में से एक आदमी कम हो गया। कुत्ते अब उनके पीछे लग गए थे। इस वक्त ये देखने की फुर्सत किसे थी कि कौन गोलियों का शिकार हुआ। कमाली ने पलटकर फायरिंग की और एक खूंखार कुत्ता जो उनके सरों पर पहुंच गया था कलाबाजी खाकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन अकब में और भी कुत्ते थे। एक कुत्ता जकंद लगाकर बाएं सिमते से सालार पर हमलावर हुआ, लेकिन अचानक ही सालार ने उसके अगले हाथ अपनी गिरफ्त में लिए और उसे पलटकर चट्टान पर दे मारा। कुत्ते के हलक से आवाज तक नहीं निकल सकी, लेकिन दूसरे कुत्ते ने कमाली पर छलांग लगा दी और उसकी गर्दन दबोच ली। कमाली कुत्ते को ऊपर से धकेलने में मसरूफ था। उसकी स्टेन गन गिर गई थी और कुत्ते ने शायद उसके शाने में दांत गाड़ दिए। दोनों में शदीद कशमकश हो रही थी। अचानक ही सालार पलटा और उसने एक हाथ में MGM संभालकर दूसरे कुत्ते की एक टांग पकड़ी। उसे पूरी कुव्वत से उसी तरह घसीटकर जमीन पर दे मारा, लेकिन उसी वक्त उन पर ब्रस्ट मारा गया और कमाली की चीख सुनाई दी। उधर उस तरफ सालार दर्रे की दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उस दीवार में एक रखना नजर आ रहा था जो बुलंदी की तरफ चला गया था। ऊपर ऊपर कमाली की करब में डूबी हुई आवाज सुनाई दी और यूं लगा जैसे वो जख्मी हो गया हो। सालार ने उसे सहारा दिया और तेज रफ्तारी से उसे पकड़े हुए ऊपर चढ़ने लगा। छोटे पत्थर उनके पैरों तले आकर लुढ़क रहे थे और ऐसी शक्ल में बमुश्किल तमाम वजन बरकरार रखा जा रहा था। एक अजीब सी सनसनाहट कानों में उभर रही थी। ना जाने कैसी आवाज थी, लेकिन दूर से आती हुई लग रही थी। उस वक्त कमाली की आवाज उभरी, यार मैं जख्मी हो गया हूं, ज्यादा दूर नहीं जा सकूंगा। देखो मेरी बात सुनो सालार, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इस वक्त तुम जल्दी से आगे निकलने की कोशिश करो। चलते रहो कमाली भाई, फिक्र मत करो, मौत का ये खेल मुझे पसंद है। सालार की आवाज में एक दिलचस्प सी कैफियत थी। उसने कमाली का पूरा बदन अपने हाथों पर ले लिया और बर्क रफ्तारी से ऊपर चढ़ने लगा। कमाली हैरान रह गया, पता नहीं ये नौजवान क्या था। लम्हों में ये मासूम सा बच्चा लगता और लम्हों में एक ऐसी शख्सियत जो किसी तौर समझ में न आए। ये जानलेवा चढ़ाइयां ना जाने कितनी देर में तय हुई। गोलियों की आवाजें अब भी उभर रही थीं। बाकी कुछ पता नहीं था कि तीसरे आदमी का क्या हुआ। दर्रे की दीवारें उन्हें गोलियों से महफूज रखे हुए थीं। आखिरकार ये बुलंदियों तक पहुंच गई। ऊपर तेज हवाएं चल रही थीं जो पांव उखाड़े दे रही थीं। हर तरफ चट्टानों के सिवा और कुछ नहीं था, लेकिन वो सनसनाहट बदस्तूर कानों में गूंज रही थी। उसी वक्त कमाली की आवाज फिर उभरी, सॉरी सालार, पहली बार धोखा खाया है। एक दरख्वास्त कर रहा हूं, पूरी कर दो। जो कुछ कह रहा हूं उसे मान लो। ये जिद का वक्त नहीं। तुम मुझे इसी जगह छोड़ दो और यहां से निकल जाओ, ये जरूरी है, वरना मेरे साथ तुम भी फंस जाओगे। मुझसे वो ना कहो कमाली जो मैं नहीं कर सकता। जो होना है वो हो जाने दो। तुम्हारा एहसान होगा अगर मेरी बात मान लो।
मैं बहुत जख्मी हो गया हूं। कुत्ते ने मेरा बाजू ही नहीं सीना भी उधेड़ दिया है। आओ ये जगह छोड़ दें। सालार ने अचानक झुक कर कहा और कमाली को कंधों पर संभाल लिया। कमाली के हलक से अब कराहें निकल रही थीं। सालार बर्क रफ्तारी से ऊपर के रास्ते तय कर रहा था। एक जगह पांव पत्थर पर पड़ा तो पत्थर ने जगह छोड़ दी और लुढ़कता हुआ गहराइयों में जाने लगा, लेकिन सालार ने खुद को बहुत उम्दगी से संभाल लिया। अलबत्ता यह अंदाजा हो रहा था कि दूसरी तरफ गहराई है। मेरी बात मान लो सालार, ये हवा मेरे जख्मों में दाखिल होकर हड्डियों में उतर रही है। हिम्मत मत हारो कमाली। सुनो, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। तुम यहां से निकल जाओ, मुझे बैठ जाने दो। इतना असरार कर रहा था वो कि सालार को उसे बिठाते ही बन पड़ी। अचानक अतराफ का सारा इलाका रोशनियों में नहा गया। ये रोशनी सालार के चेहरे पर भी पड़ी थी और उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी और कमाली एकदम सालार के ऊपर आ गया। सालार तवाज़ुन बरकरार न रख सका और पीछे की सिमत गिरा, लेकिन किसी चट्टान या जमीन पर नहीं बल्कि खला में। वो किसी सहारे को पकड़ने के लिए हाथ पांव मार रहा था, लेकिन वहां कान फाड़ देने वाली हवाओं के सिवा कुछ नहीं था। सालार का बदन किसी बेजान पत्थर की तरह नीचे गिर रहा था। हवाओं की सनसनाहट ने जहन मुअत्तल कर दिया। चंद लम्हों बाद जोरदार छपाके के साथ वो पानी में गिरा। यख पानी था जिसकी गहराइयों का कोई अंदाजा नहीं था। यूं लग रहा था जैसे बदन में बर्फ घुस गई हो। फिर कोई चीज उसे ऊपर उठाने लगी और वो जैसे किसी बर्क रफ्तार घोड़े पर सफर करने लगा। गालिबन कोई बहुत ही बर्क रफ्तार नाला था। अब इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि वो अपने आप को लहरों के रहमो करम पर छोड़ दे। कमाल का अब कोई पता नहीं था, ना जाने कब तक उसका बदन पानी में बहता रहा। वो अपने होशो हवास कायम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन सोता चला गया और जब आंख खुली तो सर पर सूरज चमक रहा था। नीला शफाफ आसमान जिंदगी की खबर दे रहा था। रफ्ता रफ्ता एहसासात जागते गए, वाकयात याद आते गए और उसे अंदाजा हो गया कि कमाली अब इस दुनिया में नहीं रहा है। वह फटी फटी निगाहों से चारों तरफ देखने लगा और फिर उसी वक्त उसे एक दुबला पतला सा बच्चा नजर आया जो थोड़े फासले पर खड़ा हुआ उसे देख रहा था। सालार उठकर बैठ गया। नदी के चौड़े पाट में पानी की रवानी मध्यम पड़ गई थी। यहाँ इसकी गहराई ना होने के बराबर थी। दाहिनी सिमत ढलवान पहाड़ियां थीं जिन पर फूल खिले हुए थे। सालार ने एक बार फिर उस बच्चे को देखा जो बदस्तूर उसे देखे जा रहा था। बच्चे ने उसे कुछ कहा और आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वो उसे अपने साथ आने का इशारा करके आगे बढ़ गया। सालार ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा। उसकी एमजीएम पानी में ज़ाया हो चुकी थी। लड़का उसे साथ लिए हुए आगे बढ़ रहा था और सालार उसके साथ चल रहा था। भूरे आसमान तले पत्थरों से अटी हुई एक सड़क नदी के किनारे किनारे चली जा रही थी। वो कुछ और आगे बढ़ा तो उसने कुछ औरतों को देखा जो अर्गवानी रंग की शालें ओढ़े हुए थीं और उनके बाएं नथनों में पीतल की नत्थें सजी हुई थीं। वह सरों पर चमकती हुई नकरई मछलियों के टोकरे संभाले आगे बढ़ रही थी। सालार उसकी तरफ बढ़ता रहा और फिर एक पुश्ते पर से गुजरते हुए उसने एक छोटी नहर देखी जिसके साथ चावल के सरसब्ज खेत फैले हुए थे। आखिरकार बस्ती के आसार नजर आ गए। कुत्ते और मुर्गियां कीचड़ और गंदगी के ढेर कुरीद रहे थे। उनके आसपास पालतू सुअर गौल बनाए गले सड़े फलों और उनके छिलकों पर मुंह मारते फिर रहे थे। इन मदारे से गुजरता हुआ वो उस खस्ताहाल गांव के एक झोंपड़े पर जा रुका जिसकी हालत बोसीदा थी। लड़के ने मुस्कुराती मासूम निगाहों से उसे देखा और फिर अंदर घुस गया। कुछ लम्हे वो इंतजार करता रहा और इसके बाद अचानक ही झोंपड़े से एक खूबसूरत सी नौजवान लड़की बाहर निकली और सालार उसे देखकर दंग रह गया। ये आलाशी थी। बेहतरीन तजुर्बेकार लोग थे, एक से एक मुहिमात का माहिर। इंतजामात ही ऐसे किए थे कि किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। शहरी आबादियों से भी गुजरते थे, लेकिन ये बात तय कर ली गई कि मुहिम जो आबादियों की आसाइशों का फायदा नहीं उठाएंगे और अपने तौर पर जो इंतजामात किए हैं उन्हीं के जेर असर रहेंगे। इस तरह से यहाँ तक का सफर तय हुआ। हर तरह के नक्शे जदीद तरीन मालूमात के साथ मौजूद थे और उन पर मुकम्मल तौर पर निगाह रखी जा रही थी। कई मजदूर भी साथ ले लिए गए। चंद खच्चर भी थे जिन्हें खास किस्म के ट्रेलरों में लाया गया क्योंकि आगे किसी भी जगह इन खच्चरों की जरूरत पेश आ सकती थी। इस वक्त ये लोग धूलगरी के इलाके में थे जिसकी बर्फपोश चोटियां सामने नजर आ रही थीं। दरियाए काली गंदर के साथ उसकी मुआविन नदी योल्गा यहाँ से 4 मील के फासले पर थी और नक्शे के मुताबिक उन्हें योल्गा के साथ साथ आगे बढ़ना था। शाम हो गई। खासे फासले पर एक बहुत बड़ी आबशार नजर आ रही थी जो बादलों से गुजरती हुई महसूस हो रही थी।
उसकी मुतरन्नम आवाज कानों को बहुत भली लग रही थी। एक मजदूर ने बताया कि कुछ फासले पर तातू नामी गांव है और अगर थोड़ा सा सफर और तय किया जाए तो तातू तक पहुंचा जा सकता है। बेशक ये जरूरी नहीं था कि गांव में ही क्याम किया जाए, लेकिन फिर भी यह आबादी काफी दिलकशी की हामिल होती है। चुनाचे ये लोग आगे बढ़ गए। रात करीब आ गई थी। मध्यम रोशनियां टिमटिमा रही थीं। अतराफ में जगह जगह लंगूरों के गौल फिर रहे थे। एक मुनासिब जगह तलाश कर ली गई और खैमे नस्ब किए जाने लगे। लंगूर आसपास खाने पीने की अशिया की ताक में चक्कर लगा रहे थे। मजदूर उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे और फिर खास किस्म के चूल्हे जला लिए गए और फिजा में खानों की खुशबुएं चकराने लगी। आसमान पर बादल घिराए, कभी कभी बिजली भी चमक उठती। भगत राय ने कहा, इन इलाकों में बारिश बड़ी परेशान कुन होती है, जरा एहतियात रखी जाए। कोई फिक्र की बात नहीं, सब ठीक है, जगत चौहान ने इत्मीनान दिलाने वाले अंदाज में कहा। वक्त गुजरता गया और फिर बारिश शुरू हो गई। खैमों में सब लोग जाग रहे थे और बारिश के बारे में बातें कर रहे थे। योलगा नदी चढ़ गई थी और तेज धारे में मिट्टी के तोदे और बड़े बड़े पत्थर लुढ़कने की आवाजें आ रही थीं। बारिश तकरीबन सारी ही रात होती रही। तमाम लोग खुश थे। कुंवर दिलावर, जैसिका और उसकी बेटी नारिया, मेलिना, शेरॉक और जॉन क्रिस्टोफर, भगत राय, जगत चौहान और उसकी बेटी समीता, सारे के सारे अपने अपने तौर पर टोलियां बनाए रात गई तक बैठे रहे। कॉफी तैयार की गई थी। सुबह के वक्त बारिश का जोर टूट गया और फिर बारिश बंद हो गई, लेकिन आसमान अब भी स्याह बादलों से ढका हुआ था। क्या ख्याल है जॉन क्रिस्टोफर, क्या हम सफर दोबारा शुरू कर दें? एक बारिश भला हमें क्या रोकेगी? सफर दोबारा शुरू कर दिया गया। नक्शों के मुताबिक वो लोग आगे बढ़ रहे थे और इस वक्त शेरॉक उनकी रहनुमा थी। बेशक होश के आलम में मैंने ये जगह नहीं देखी, लेकिन मेरे जहन के पर्दे पर इस जगह के मीठे मीठे नकूश हैं। हमारा सफर बिल्कुल सही रास्ते पर है, शेरॉक ने कहा। इस बार सफर मुश्किल था। जगह जगह चट्टानी रास्ते दरिया की वजह से बंद हो गए थे और कहीं कहीं ऊपर से गिरने वाले तोदों ने सिलसिले मुनक़ता कर दिए थे। लेकिन मजदूर इन इलाकों के बारे में काफ़ी मालूमात रखते थे और उनमें से कई ने नए रास्तों की तरफ रहनुमाई की। कौसारों की ढलानें फिसलवां थीं और उनमें गाड़ियों के लिए रास्ते तलाश किए जा रहे थे। एक ढलान की बुलंदी पर पहुंचे तो बाएं जानिब एक खानका नजर आई, जहां ज़िबाशुदा बकरियों के सींगों के ढेर लगे हुए थे। दरख्तों की शाखों के साथ सुरख फीते बंधे हुए थे। सिंह क्यांग के एक पहाड़ी गांव के करीब से गुजरे तो वहां ढोल बज रहे थे। ये मंजर बहुत ही दिलचस्प था। हिंदू आबादी दुर्गा पूजा कर रही थी। ये वहां से भी आगे बढ़ गए और जब थकन सवार हुई तो शाह बलौत के दरख्तों की छांव में एक जगह कैंप के लिए मुंतखब कर ली गई। मौसम बहुत ही खूबसूरत था। वो लोग आगे के बारे में बात करने लगे और मजदूरों के सरदार ने बताया कि कल अगर दिन में सफर किया जाए तो ये धूर पतन नामी आबादी में पहुंच जाएंगे और इसके बाद तराकोट सिर्फ 30 मील रह जाता है। तराकोट खासा बड़ा शहर था। शेरॉक से बात हुई और उससे पूछा गया कि उस कबीले तक का सफर कितना तवील है, तो उसने आंखें बंद कर ली। देर तक आंखें बंद किए रही, फिर बोली, मैं रात को अपना इल्म इस्तेमाल करूंगी और कल सुबह आप लोगों को तफसीलात से आगाह करूंगी। ना जाने क्यों भगत राय के दिल में एक कुरीद सी पैदा हो गई। वैसे भी इस तमाम सफर के दौरान शेरॉक की शख्सियत बड़ी पुरस्कार रही थी। सब लोग खुशो खुरम थे, लेकिन उसकी निगाहें इधर उधर कुछ तलाश करती रहती थी। भगत राय को यह बात मालूम थी कि वह सालार के गुम हो जाने से बहुत परेशान है, लेकिन क्यों, इसका सही अंदाजा नहीं हो सका। बहरहाल मामूलात काफी दिलचस्प रहे। अभी तक इस सफर में कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई थी जो परेशानी का बायस होती, लेकिन वो सब हर तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार थे। सालार की तरफ से कोई खबर नहीं मिल सकी थी, लेकिन वो मुतमईन थे कि बहुत ही तजुर्बेकार और बड़ी शानदार शख्सियत का मालिक कमाली सालार के साथ है, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं थी। फिर रात हो गई। खाने वगैरह से फरागत के बाद काफ़ी देर तक खुशगपियाँ होती रहीं और फिर सब आराम करने के लिए लेट गए, क्योंकि तय कर लिया गया था कि कल सफ़र की रफ्तार तेज़ कर दी जाएगी, बशर्ते कि शेरॉक कोई काम की बात मालूम कर सके। रात का तीसरा पहर शुरू हो गया। सभी गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों भगत राय को नींद नहीं आ रही थी। उसकी छठी हिस्स कुछ कह रही थी और फिर उसे हल्की सी आहट महसूस हुई और वह चौंक पड़ा। बहुत ही एहतियात के साथ वो अपने खैमे का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगा तो उसने दूर एक साय को वीराने की तरफ जाते हुए देखा। चाल ढाल से पहचान गया कि वो शेरॉक ही है। हालांकि शेरॉक बता चुकी थी कि आज रात वो आगे के रास्तों के बारे में अपने इल्म का सहारा लेगी, लेकिन ना जाने क्यों भगत राय का दिल चाहा कि वो उसका ताकुब करे और फिर इंतहाई एहतियात के साथ वह शेरॉक के पीछे पीछे चल पड़ा।